हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग में आज हम लोग क्या कवर करेंगे? इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन कवर करेंगे, नेसेसिटी ऑफ द इरिगेशन कवर करेंगे, बेनिफिट्स ऑफ द इरिगेशन करेंगे और इल इफेक्ट ऑफ द इरिगेशन। इतनी चीज़ें हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है? तो हम पढ़ेंगे इसका डिफिनीशन ऑफ द इरिगेशन क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ द एग्रीकल्चर एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर क्रॉप्स इज टर्म्ड इरिगेशन. It is a practically a science of planning and designing a water supply system for the agriculture land to protect the crops for the bad effect of the drought or low rainfall. It's include the construction of pier, dam, barrage and canal system for the regular supply of water to the कल्चरेबल लैंड। ठीक है, तो देखिए बेटा, एक्चुअली है क्या ये जो इसमें डीलिंग होती है, इरिगेशन में जो डीलिंग होती है, इसमें टू पार्ट आते हैं इरिगेशन। एक होता है एग्रीकल्चर साइंस आता है और दूसरा इसमें इंजीनियरिंग आता है। ठीक है, तो यानी इरिगेशन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है एग्रीकल्चर साइंस, एक है इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर साइंस के अंदर क्या आता है? एग्रीकल्चर साइंस का मतलब है कि वाटर नीड फॉर द क्रॉप्स। ठीक है, यानी क्रॉप्स जो फसल है उनको वाटर की कब कब डिमांड है, तो ये जो डीलिंग होती है वो एग्रीकल्चर साइंस में होती है। यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम टाइम टू द क्रॉप्स। ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग इसमें क्या आएगा? इंजीनियरिंग आता है कि वाटर को फसल के पास पहुंचाना। ठीक है, यानी वाटर को एक ऐसा प्रोसीजर बनाया जाए, एक ऐसा प्रोसेस बनाया जाए, ठीक है, एक आर्टिफिशियल प्रोसेस बनाया जाए जिसके थ्रू क्या करेंगे कि वाटर की अवेलेबिलिटी क्रॉप्स के लिए सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, तो ये क्या आएगा? इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस, आर्टिफिशियल प्रोसेस यूज किया जाएगा ताकि जो है क्रॉप्स के ग्रोथ में हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो एग्रीकल्चर साइंस में क्या डीलिंग हो गई? रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम टाइम टू द क्रॉप्स। और इसमें क्या आ जाए? इंजीनियरिंग क्या आएगा? तो इंजीनियरिंग ये सुनिश्चित करेगा कि जो वाटर की डिमांड है क्रॉप्स के लिए वो 12 मंथ के लिए सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक है, यानी 12 मंथ वाटर जो है वो क्रॉप्स के लिए अवेलेबल है। ये डीलिंग किसके अंदर आएगी? इंजीनियरिंग के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये एक एक्चुअली है क्या? ये एक तरह से स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी है, प्लानिंग और डिजाइन की एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार किया जाए जो कि वाटर अवेलेबल रहे क्रॉप्स के लिए 12 मंथ के लिए। ठीक है, तो इसके लिए किया जाता है, इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं। इस पे कुछ नदियों के ऊपर कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ बियर हो गया, बैराज हो गया, डैम हो गया, रिजर्वायर हो गया, कैनाल हो गया। ये सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ताकि 12 मंथ जो है वो वाटर की अवेलेबिलिटी क्रॉप्स के लिए रहे। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, तो यही ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप फॉर द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन टर्म इरिगेशन। तो जो अभी हमने समझाया है वही चीज़ है ये। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है ना, इरिगेशन की आवश्यकता क्यों है? देखिए, इरिगेशन की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए क्या है? देखिए, जो भी क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स के जो रूट होते हैं, उसके जड़ जो होते हैं, उसमें एक जो है एक एडिकेट क्वांटिटी ऑफ कुछ ना कुछ वाटर की अवेलेबिलिटी, मिनिमम जो वाटर की अवेलेबिलिटी हमेशा वहाँ पे रहनी चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा? अगर उतनी वाटर उसके रूट्स में नहीं अवेलेबल होगा तो क्या हो जाएगा कि क्रॉप्स की जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी। ठीक है ना, तो क्रॉप्स के ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए जो मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट है एक क्रॉप्स के लिए, वो हमेशा चाहिए। कहाँ से कहाँ तक? स्टार्टिंग से लेके और एंडिंग तक चाहिए। ठीक है, अब देखिए, चूँकि रेनफॉल जो होता है वो सीजनल वेरिएशन है।
रेनफॉल का जो टाइमिंग है वो 4 मंथ के लिए होते हैं। वो भी रेनफॉल क्या होता है कि रेनफॉल इनसफिशियंट होता है, पूरा का पूरा जितना डिमांड चाहिए, ये एक क्रॉप्स के लिए जितनी वाटर की डिमांड चाहिए उतना रेनफॉल भी नहीं हो पाता है। तो इस तरह इस चीज़ की डिमांड और हो जाती है, इसके इरिगेशन की आवश्यकता और पड़ती है। क्यों? क्यों? क्योंकि फसलों को टाइम टू टाइम पानी चाहिए। ठीक है, क्रॉप्स को टाइम टू टाइम पानी चाहिए। और जो रेनफॉल है वो पता नहीं टाइम टू टाइम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रेनफॉल जो है गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, वो इंसान के हाथ की इंसान के बस की बात नहीं है। यानी इंसान के चाहने से बारिश नहीं होगी, वो वो अपने शेड्यूल से होगी। ठीक है, उसका कुछ मतलब अनसर्टेन है, पता ही नहीं है कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी। लेकिन वाटर की तो डिमांड है, वाटर को है ये टाइम क्या है, डिमांड है उसकी कि भाई वाटर को इस समय पानी नहीं मिलेगा तो उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए वो वाटर की अवेबिलिटी, जो मिनिमम वाटर की अवेबिलिटी है, वो सुनिश्चित करने के लिए क्या होगा, इरिगेशन की जो है वो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी नीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है क्रॉप्स के लिए, ठीक है, उसको फुल फिलअप करने के लिए क्या है, इरिगेशन की एब्सोल्युटली नेसेसरी आवश्यक है। तो इसके लिए कुछ फैक्टर है जो इसके अंदर गवर्न होते हैं, उसे देखना है कि वन बाय वन क्या क्या होते हैं। जैसे पहला जो पॉइंट है वो है क्या, इनसफिशियंट रेनफॉल। इनसफिशियंट रेनफॉल के लिए, इनसफिशियंट रेनफॉल का क्या मतलब है, देखिए देखिए रेनफॉल जो होता है वो क्या होता है, सीजनल होता है और लेस देन द मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। जो क्रॉप्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, अगर उससे कम बारिश हुआ है तो क्या हो जाएगी, अगर जितनी वाटर की मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर उससे कम बारिश हुई है तो क्या हो जाएगा, तो इस तरह से ये कि जो क्रॉप्स की ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और इस केस में इरिगेशन की जो है वो, इरिगेशन की क्या हो जाती है, इसेंशियल हो जाए, इस इरिगेशन की ज़रूरत हो जाती है, इरिगेशन का डिमांड बढ़ जाता है। अगर रेनफॉल क्या है, इनसफिशियंट हो तो, इनसफिशियंट का मतलब जितनी क्रॉप्स की ज़रूरत है उससे कम अगर बारिश हो तो इरिगेशन की डिमांड बढ़ जाती है। इसके अलावा जो सेकेंड पॉइंट है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का मतलब क्या है कि जो बारिश होती है वो एक समान नहीं होती है। या एक समान का मतलब क्या है कि देखिए 4 महीने का मौसम है रेनफॉल का, वो भी हो सकता है कि कभी हो कभी नहीं हो। लेकिन वाटर की जो क्रॉप्स की जो वाटर की डिमांड है वो टाइम टू टाइम है। अगर एक समय पे बारिश नहीं हुआ दूसरे समय पे हो गया तो जो पहले समय क्रॉप्स की डिमांड है वाटर की वो कहाँ से फुल फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग है इसमें कि पता नहीं कब बारिश होगी नहीं होगी, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इससे क्या है, इनको सुनिश्चित करने के लिए कि एवरी टाइम वाटर की ऐसा फैसिलिटी डेवलप किया जाए कि एवरी टाइम वाटर की नीड हो। ठीक है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल यानी बारिश जो है वो हमेशा जो है एक समान नहीं होने के कारण भी इसका क्या है, डिमांड इरिगेशन का बढ़ जाता है। कि इरिगेशन की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इरिगेशन की सहायता से क्या हो जाएगा कि वाटर की एवरी टाइम जो है वो अवेलेबिलिटी रहेगा क्रॉप्स के लिए। अब क्रॉप्स को जितनी डिमांड है उतनी वाटर उसको मुहैया करा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेरेनियल क्रॉप्स। कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जैसे रेनफॉल हो गया, ठीक है, सॉरी जैसे शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, टोबैको हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे पेरेनियल क्रॉप हो गए, कैश क्रॉप हो गए, ठीक है, जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट वाटर की रिक्वायरमेंट 12 मंथ के लिए चाहिए, पूरे महीने के लिए चाहिए, यानी पूरे साल के लिए चाहिए वाटर की अवेबिलिटी। लेकिन वाटर की अवेबिलिटी अगर रेनफॉल के हम लोग भरोसे रहें तो रेनफॉल जो है वो पूरे साल में एक समान नहीं होती हैं और पूरे साल के लिए अवेलेबल नहीं रहती है। तो इस तरह से पेरेनियल जो क्रॉप्स हैं उनकी क्या, उनको ध्यान में रखते हुए इस इरिगेशन का जो है वो डिमांड क्या हो जाता है और बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इन द डिसर्ट एरिया।
डेवलपमेंट ऑफ द इरिगेशन इन द डिसर्ट एरिया। ठीक है, तो कुछ देखिए, डिसर्ट एरिया का मतलब वो एरिया जहाँ पे या तो बारिश कम होता है या बारिश लगभग नहीं होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह पे एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल है। उस एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चर के दायरे में लाने के लिए क्या करते हैं, इरिगेशन डेवलप करना पड़ता है, इरिगेशन मुहैया कराना पड़ता है। अगर हम इरिगेशन प्रोसेस को वहाँ पे जनरेट किया जाए, अगर वहाँ पे हम पानी किसी भी तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से पहुँचा दिया जाए, तो उस एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। ठीक है, उस एरिया का हम एग्रीकल्चर लैंड के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे किसी भी तरीके से वाटर की अवेलेबिलिटी साल भर के लिए सुनिश्चित करा दिया जाए तो। ठीक है, तो इस तरह से डिसर्ट एरिया जो है वो क्या होगा, एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या है, इरिगेशन का डिमांड है, क्योंकि इरिगेशन ही ऐसा रिस्पॉन्सिबल है जो कि वहाँ पे वाटर पहुँचाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है ना, इरिगेशन की सहायता से ही हम वहाँ पे वाटर साल भर के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। इस फील्ड में कितना स्कोप है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इरिगेशन का बेनिफिट्स क्या है। इरिगेशन की क्या बेनिफिट्स है, यील्ड ऑफ द क्रॉप। ठीक है, सबसे पहला जो है वो यील्ड ऑफ द क्रॉप। मान लीजिए कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे रेनफॉल कम हो रहा है। अगर रेनफॉल कम हो रहा है या वो जगह सूखे से ग्रसित है, वहाँ पे सूखा आए दिन पड़ते रहता है, तो वहाँ पे अगर इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया जाए तो उससे क्रॉप्स का ग्रोथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जो क्रॉप्स हैं वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे फैसिलिटी अगर इरिगेशन का पहुँचा दिया जाएगा तो वहाँ पे यील्ड क्या हो जाएगा, क्रॉप्स का बढ़ जाएगा, यानी पैदावार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जहाँ पे भी रेनफॉल की पॉसिबिलिटीज़ कम हैं या सूखा पड़ने के चांसेस है, वहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से इरिगेशन की अगर फैसिलिटी पहुँचा दिया जाए तो वहाँ पे पौधा क्या कहते हैं, क्रॉप्स का पैदावार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द फेमिन, यानी सूखा से प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, सूखे से अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, देखिए हमें इसको ध्यान में रख के कि हो सकता है कि बारिश के दिनों में बारिश ना हो। ठीक है, तो ये कैसे सुनिश्चित हो पाएगा कि वाटर हमेशा एक पर्टिकुलर क्रॉप लैंड पे, जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे पहुँचने चाहिए। अगर हम इरिगेशन की सहायता से ऐसे हर जगह पे जो है, यानी जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ तक अगर हम पानी पहुँचा दिया जाए तो हम सूखे की मार से क्या हो जाएंगे, उबर जाएंगे। तो वहाँ पे अगर रेनफॉल नहीं होता है, बारिश के दिनों में भी बारिश नहीं होती है या किसी ऐसे भी मौसम में बारिश अगर नहीं होती, यानी बारिश पे हम डिपेंडेंट नहीं है, अगर वहाँ पे बारिश नहीं होती है तब भी हमारा वहाँ पे फसल का पैदावार क्या हो जाएगा, वो सुनिश्चित हो जाएगा, प्रॉपर होगा। अगर फसल का पैदावार हो जाएगा तो जो फूड प्रोडक्शन है उसमें कमी की गुंजाइश क्या हो जाएगी, नहीं के बराबर होगी, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है रेनफॉल वाले सोर्स पे डिपेंड नहीं रहेंगे। रेनफॉल सोर्स पे अगर हम डिपेंड नहीं रहेंगे तो जो फूड प्रोडक्शन कंट्री का है उससे ओवरऑल क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, इंश्योर हो जाएगा। और अगर इम्प्रूव हो जा रहा है यानी हमने वहाँ पे पर्टिकुलर इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है, अब चाहे बारिश हो या ना हो, बारिश होगा तो ठीक है, अगर बारिश नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो एग्रीकल्चर वहाँ पे वाटर जो पहुँचा दिए हैं, अब उसका यूज करते हुए क्रॉप्स को हम वहाँ पे ग्रोथ करा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इरिगेशन फैसिलिटी अगर इन जगहों पे पहुंच जाता है तो उससे क्या हो जाता है, उससे जो फूड प्रोडक्शन कंट्री का है वो इनक्रीज करता है। और ये हेल्प क्या करेगा, ये फेमिन सिचुएशन से रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी बाढ़ है, यानी इसका मतलब सूखा वहाँ पे पड़े, सूखा भी पड़ जाता है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ द कैश क्रॉप्स। देखिए कुछ कैश क्रॉप ऐसे हैं, जैसे कैश कौन कौन से हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं, टोबैको हैं। ठीक है, वो इरिगेशन क्या करता है, इनकी सहायता करता है। ये इरिगेशन जो है इनकी हेल्प करता है, यानी इम्प्रूव करता है, क्योंकि फसल में क्या कहते हैं, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, टोबैको, इनमें क्या है, वाटर की क्वांटिटी जो है वो हमेशा होनी चाहिए,
ठीक है, और उसको टाइम टू टाइम देना ज़रूरी है। यानी एक ऐसा वाटर की फैसिलिटी हमें पहुंचाना है जहाँ पे ऐसा पहुंचाना है ताकि हमेशा पानी की फैसिलिटी सुनिश्चित रहे। जब उसकी डिमांड हो तुरंत हमें पानी दे दिया जाएगा। अगर पानी दे दिया जाएगा तो इस तरह की कैश क्रॉप जो है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फार्मर। देखिए, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फार्मर यानी इसका वेलफेयर कैसे मेंटेन होगा। ठीक है, इरिगेशन कैसे एक किसान का वेलफेयर मेंटेन करेगा, तो कैसे करेगा, अगर इरिगेशन वाटर हम इंश्योर कर दे किसानों के लिए। अगर एग्रीगेशन वाटर किसान के लिए इंश्योर कर दे कि आप जब भी आपको ज़रूरत है पानी की, आपके पास पहुंच जाएगा। अगर पहुंच जाएगा तो ये जो मोस्ट इसेंशियल नीड फॉर द क्रॉप्स के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ों में से एक जो पानी है, अगर वही सुनिश्चित हो जाता है पूरे 12 महीने के लिए कि जब उसको चाहिए तब उसको मिल जाएगा, तो इस तरह से क्या होगा, किसान जहाँ एक फसल बोता था वहाँ वो 2 फसल बोएगा, और 2 फसल जहाँ बोता है वो वहाँ पे 3 फसल बोएगा। अगर तीन मान लो 2 फसल बोता है तो 3 फसल बोएगा। अगर वो 3 फसल बोता है तो कहीं ना कहीं उसको पैसे की अर्निंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर पैसे की अर्निंग ज़्यादा होगी तो उसकी स्टैंडर्ड लाइफ स्टैंडर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, उससे इम्प्रूव हो जाएगा। जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो जाएगा, इसका इम्प्रूव कर जाएगा। तो इस तरह से फार्मर का भी क्या हो जाएगा, ग्रोथ इसमें हो जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सोर्स ऑफ द रिवेन्यू। ठीक है, अब देखिए इसमें सरकार को रिवेन्यू जी जो पैसा जनरेट कुछ होगा, कैसे जनरेट होता है, अगर एग्रीकल्चर वाटर जो है सप्लाई किया जाता है कल्टीवेशन के लिए सरकार अगर इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करती है तो उसके बदले में कुछ टैक्स लेती है, जो कि नॉमिनल टैक्स होता है। किसानों से उससे टैक्स लेना होता है सरकार को। ठीक है, लेकिन वो नॉमिनल होता है और उसको खुशी खुशी जो फार्मर है दे देते हैं। तो जो पैसे की आमदनी होती है, ठीक है, जो सरकार को उस पैसे से आमदनी होती है उसको फर्दर वो क्या करता है, खर्च एक्सपेंड करता है। किसके लिए, कुछ दूसरा स्कीम लाता है सरकार, कोई दूसरा स्कीम लेके आता है, दूसरा डेवलपमेंट करता है। ठीक है, जो पैसे की रिवेन्यू होगा उसी से वो कोई दूसरा प्रोजेक्ट लेके दूसरा स्कीम लेके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो है नेविगेशन। अब देखिए नेविगेशन का क्या मतलब है, जो इरिगेशन चैनल है, ठीक है, उसको यूटिलाइज किया जाएगा नेविगेशन के लिए। ठीक है, यानी एक तरह से ये मनोरंजन होता है नेविगेशन। ठीक है, तो नेविगेशन पर्पज उससे गवर्नमेंट को क्या होती है, यहाँ से राजस्व भी मिलता है। ठीक है, तो जो इरिगेशन चैनल है, ठीक है, इरिगेशन कैनाल है, उनको हम क्या यूज करेंगे, एज ए नेविगेशन पर्पज से किया जाएगा। इसके अलावा उसको और भी यूटिलाइज किया जाएगा, किसके लिए किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाएगा, कम्युनिकेशन का मीडियम डेवलप किया जाएगा। यानी ट्रांसपोर्टेशन यानी इरिगेशन कैनल को हम ट्रांसपोर्टर एज ए ट्रांसपोर्ट यूज किया जाएगा। ठीक है, और जो एग्रीकल्चर क्या कहते हैं गुड्स हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सामान है उनकी उस रास्ते से ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, राजस्व की प्राप्ति भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। अब देखिए कुछ रिवर वैली प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, रिवर वैली प्रोजेक्ट होते हैं जो कि मल्टीपल पर्पज के लिए होते हैं, जैसे रिजर्वायर बना दिया। ठीक है, रिजर्वायर कहाँ फॉर्म किया जाता है, रिजर्वायर जो होता है वो वैली में फॉर्म किया जाता है। इसके लिए हाई राइजिंग डैम बनाया जाता है। तो डैम बनाया, वहाँ रिजर्वायर लगाया, तो रिजर्वायर में क्या होता है, ह्यूज वाटर वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। रेनिंग सीजन में वाटर कलेक्ट हो जाता है। अब उसको क्या कर दिया, डैम जो है वो हाई राइजिंग होता है, तो वहाँ से क्या किया जाता है, बिजली भी पैदा किया जाता है। ठीक है, बिजली भी पैदा किया जाता है, और इरिगेशन पर्पज के लिए वाटर जो है वो कैनाल में भी छोड़ दिए जाते हैं। चूँकि देखिए जब रेनफॉल होगा तभी वह रिजर्वायर फुल हो जाएगा। और मान लीजिए गर्मियों के सीजन में क्या हो जाएगा, नदियों में जो है वाटर की कमी हो जाएगी, तो क्या किया जाए, या कैनाल में कमी हो जाएगी, तो डायरेक्ट जो रिजर्वायर से वाटर जो है डायरेक्ट कैनाल में छोड़ दिया जाएगा, और कैनाल के माध्यम से क्या हो जाएगा, ये
एग्रीकल्चर के रूप में इस वाटर को यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट हो जाएगा, यानी बिजली भी बन जाएगी और उससे सिंचाई भी मिल जाएगी। यानी ये क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, ये रिवर वैली प्रोजेक्ट मल्टीपल पर्पज होता है। ठीक है, मल्टीपल इसका यूज होता है। नेक्स्ट जो है वाटर सप्लाई, देखिए इरिगेशन चैनल में वाटर जाता है, यानी जो इरिगेशन कैनाल होता है उसमें वाटर होता है, उसको हम एज ए वाटर सोर्स यूज करेंगे। और किसके लिए करेंगे, किसी सिटी को, शहर को अगर हमें क्या करना है, डोमेस्टिक पर्पज के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए अगर वाटर हमें देना है तो एज ए हम उसको सोर्स यूज कर देंगे। मान लो हमारी कैनाल कहीं से गुजर रही है और किसी शहर को हमें क्या करना है, पानी देना है, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया को देना है, तो एज ए सोर्स हम उसको यूज करके डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए वाटर डिमांड यहाँ से पूरा कर लेते हैं। ठीक है, जनरल कम्युनिकेशन क्या है, जनरल कम्युनिकेशन का मतलब है कि देखिए जब हम कैनाल बनाते हैं तो दोनों साइड में बैंक बनाई जाती है। ठीक है, जो बैंक बनाया जाता है उसका मेन पर्पज होता है वो इंस्पेक्शन रोड होती है। बैंक पे ही क्या करते हैं, बैंक के साइड में इंस्पेक्शन रोड बनाए जाते हैं। जो कैनाल का बैंक होता है उसी के साइड में, ठीक है, क्या करते हैं, दोनों साइड में रोड बनाए जाते हैं। वो रोड का मेन पर्पज यही होता है, कैनाल का इंस्पेक्शन किया जाता है, मेंटेनेंस किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा उसको क्या किया जाता है, जो रिमोट के विलेज है यानी दूर दराज के जो गांव हैं उनको क्या कर दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है, एक तरह से कम्युनिकेशन का लिंक डेवलप कर देता है। ठीक है ना, ये आवागमन का एक लिंक डेवलप कर देता है, तो उसका एक और जो है फ़ायदा हो जाता है कि जो दूर दूर के गांव हैं उनको आपस में रास्ते से एक जोड़ देता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द फिशनरी। देखिए जो मछली पालन का प्रोजेक्ट है, मछली पालन का प्रोजेक्ट से भी इसको बढ़ावा मिलता है। कैसे होता है, जो रिजर्वायर और कैनाल हम बनाते हैं उस रिजर्वायर कैनाल को यूटिलाइज कर दिया जाता है, किसके लिए, फिशनरी प्रोजेक्ट के लिए, मछली उत्पादन के लिए क्या किया जाता है, मछली प्रोजेक्ट जो है, सॉरी क्या कहते हैं कि फिशर प्रोजेक्ट लगाया जाता है, यानी कम से कम फिशनरी का जो बढ़ावा देता है। और इसमें करना क्या है, ये तो ऑलरेडी हमने कैनाल बनाया ही है, रिजर्वायर बनाना ही है, अब उसी रिजर्वायर में हम मछली पाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है, माने हमें कहीं से वाटर लाना नहीं है, ऑलरेडी वाटर अवेलेबल है, तो उसी वाटर में हम फिशनरी प्रोजेक्ट को लगा दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है, डेवलपमेंट मिलते हैं इनको इस फील्ड में। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है इल इफेक्ट ऑफ द इरिगेशन। इल इफेक्ट ऑफ द इरिगेशन से जो है क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहले क्या हो, पहला पॉइंट है राइजिंग ऑफ द वाटर टेबल। देखिए राइजिंग ऑफ द वाटर टेबल कैसे होता है, क्या मतलब है इसका, देखिए जो भी हम कैनाल बनाते हैं या रिजर्वायर बनाते हैं तो जो कैनाल के आसपास की लैंड है, यानी कैनाल के दोनों साइड में जो लैंड है वो वाटर क्या होता है, एक्सेस जो वाटर होता है जो रिवर में जो कैनाल में फ्लो करता है, इम्बेंटमेंट में और बेड की सहायता से वो सीपेज कर जाता है, कहाँ पे, एग्रीकल्चर लैंड में कर जाता है। एग्रीकल्चर लैंड में वो वाटर पहुंच जाता है और वहाँ पे वो क्या करता है, वहाँ पे वाटर के लेवल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब वाटर के लेवल को इंक्रीज परमानेंटली कर देता है तो क्या होता है, वहाँ के जो सॉइल है वो एल्कलाइन हो जाएगा, और एल्कलाइन होने की वजह से वो क्रॉप्स के लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी वाटर टेबल इंक्रीज करने से सॉइल क्या हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो है क्रॉप्स को बैड इफेक्ट या हार्मफुल जो है इफेक्ट पैदा करेगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो है हेडिंग है वो फार्मेशन ऑफ द मर्सी लैंड। फार्मेशन ऑफ द मर्सी लैंड का क्या मतलब है, जो एक्सेस सीपेज या लीकेज हो रहा है वाटर से, ठीक है, एक्सेस सीपेज या लीकेज हो रहा है वाटर का इरिगेशन कैनल में, वो क्या करेगा, वो क्या करके जो साइड के लैंड है, दोनों साइड के जो लैंड है उनको क्या कर देगा, उनमें वाटर की अवेबिलिटी बढ़ा देगा। यानी एक तरह से क्या हो गया, वो वहाँ पे जो है वाटर लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, वाटर लॉगिन होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा पानी का जमाव बना रहता है, पानी की जमाव बना रहने के कारण जो है वहाँ की जो कॉलोनी है, वहाँ पे जो रेसिडेंटल एरिया है,
और पानी के वजह से उसमें मॉस्किटो वगैरह जनरेट करेंगे और जो कि क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे दुनिया भर की बीमारियों के लिए, डिजीज़ के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ठीक है। जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है, इल इफेक्ट है, वो है डैम्पनेस इन द वेदर। मान लीजिए कि हम रिजर्वायर का प्रोजेक्ट, वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट लगाते हैं, कैनाल लगाते हैं, रिजर्वायर बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे जो वेदर यानी वेदर में जो होता है वो डैम्पनेस कहीं ना कहीं आ जाती है। कैसे आ जाती है, वाटर की एबिलिटी हमेशा के लिए वहाँ पे बना रहता है, तो जो टेम्परेचर होता है और जगह की अपेक्षा वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी नीचे गिर जाता है। और नीचे गिर ये हमेशा का ही हो जाता है, हमेशा का मतलब कि हमेशा ही वही कंडीशन रहता है, हमेशा वाटर की अवेबिलिटी वहाँ पे रहेगी। और वाटर की अवेबिलिटी रहने की वजह से उन आसपास की जो एरिया में टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है। उसके कारण क्या हो जाता है, डैम्प हो जाता है। और वहाँ के जो भी लोग वहाँ पे सराउंडिंग में उस एरिया में रहते हैं वो सफ़र करते हैं, वहाँ पे कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाते हैं, और इस तरह की डिजीज़ जो हैं वो क्या होते हैं, डैम्पनेस के कारण उनको डैम्पनेस के कारण वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती हैं। ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वाटर की जो अवेबिलिटी है वो पूरे साल भर के ऐसे ही रहता है, तो आसपास की एरिया में इस तरह की परेशानियाँ होती रहती हैं। इसके अलावा क्या है, लॉसेस ऑफ द वैल्यूएबल लैंड। अगर हम कोई कैनाल बना रहे हैं, कैनाल बना रहे हैं तो कैनाल जहाँ पे बना रहे हैं वहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड है वो हमेशा के लिए क्या हो जाती है, एग्रीकल्चर जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड है, लॉसेस ऑफ द वैल्यूएबल लैंड का मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड है, अगर हम कोई कैनाल बना रहे हैं, कैनाल बना रहे हैं अगर वहाँ पे कैनाल बना रहे हैं तो बहुत बड़ी जो कल्टीवेटेड लैंड है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं वो कैनाल के अंदर आ जाती हैं। तो इस तरह से जो वैल्यूएबल लैंड है जिस पे हम एग्रीकल्चर करते हैं वो बहुत बड़ी एरिया वाटर में इमर्ज हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से बियर बैराज या डैम बनाते हैं तो बहुत बड़ी एरिया हमेशा के लिए क्या हो जाती है, वाटर लॉगिंग, यानी हमेशा वाटर में इमर्ज हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से ये इल इफ़ेक्ट है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ये कैसा लगा हमारा वीडियो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।